Hello students, good morning to all of you. How are you? Today we discuss about conductors and capacitors. जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था स्टूडेंट, उसके अंदर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चेक किया है, यानी कि एक चार्ज जो पार्टिकल है आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट करता है। चार्ज पार्टिकल हमारे जो टाइप्स ऑफ चार्ज आपने डिस्कस किए थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप्स ऑफ ए चार्ज। चार्ज क्या होता है स्टूडेंट? व्हाट इज ए मेंट बाय चार्ज? चार्ज क्या है आपका? कितने टाइप का होता हो? टाइप्स ऑफ ए चार्ज। हमने यहां से वर्ड चेक किया था स्टूडेंट, पोलैरिटी, जो हमें किसी बॉडी के ऊपर टाइप ऑफ ए चार्ज के बारे में बताती है कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। यहां से हमारे दो टाइप के चार्ज आए थे स्टूडेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टूडेंट। तो इस केस में हमने, अगर हम कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल लेके चलते, सोर्स ऑफ जो चार्ज था स्टूडेंट आपका मे बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव। जो आप लेके चलते हो सोर्स ऑफ चार्ज, वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और ए नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन इसको चेक करने के लिए जो चार्ज आप लेके चलोगे उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। एंड ए टेस्ट चार्ज ऑलवेज बी पॉजिटिव स्टेट। तो यहां से चार्ज के लिए प्रॉपर्टी निकाली थी आपने, लाइक चार्ज repel to each other, unlike charge attract to each other। जो हमारे लाइक चार्ज है, सच है पॉजिटिव पॉजिटिव और ए नेगेटिव नेगेटिव, अगर हम लेके चले स्टूडेंट तो दोनों सेम टाइप है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट? रिपल्सन शो करेंगे। चाहे वो नेगेटिव केस में है तो ये भी आपका रिपल्सन शो करेंगे। अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेके चले स्टूडेंट, देन ए अट्रैक्शन, तो ये हो जाएगा आपका। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। आपने एडिशनल प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में इसमें डिस्कस किया है। कॉलम्स लॉ आपने डिस्कस किया था। जो कॉलम्स लॉ है हमारा ग्रेविटेशन लॉ की एक एनालॉग फॉर्म होती है। +1 क्लास में आपने ग्रेविटेशन चैप्टर जो पढ़ा था, सर आइजक न्यूटन ने हमें किन्हीं दो मासिव बॉडी के बारे में बताया था कि कोई भी दो मासिव बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तब वो एक फोर्स अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, और वो फोर्स आपका F is directly proportional product of their masses inversely proportional square of distance between them होता है। when adding both F is directly proportional m1 m2 by RA square। जब हम यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं स्टूडेंट, तो F इज इक्वल J m1 m2 by RA स्क्वायर। ये एक फार्मूला लेके चलते हैं हम। G यहाँ पे आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इसी प्रकार कॉलम्स ने हमें चार्ज के बारे में बताई थी ये चीजें। अगर हम कोई दो टेस्ट चार्ज पार्टिकल लेके चले, Q1 एंड Q2, तो यहां से भी एक फोर्स काम करेगा स्टूडेंट, एंड दैट फोर्स
may be attractive as well as a repulsive because charge have of two types, may be both same polarity, दोनों सेम पोलैरिटी के हो सकते हैं स्टूडेंट, या फिर अपोजिट पोलैरिटी के। अगर वो सेम पोलैरिटी के स्टूडेंट तो क्या होगा, रिपल्सन ऑकर होगा। अगर वो अपोजिट पोलैरिटी के अनलाइक हैं देन दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहां से हमारा जो ग्रेविटेशन फोर्स था स्टूडेंट वो तो अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, लेकिन जो कॉलम्स फोर्स होता है हमारा वो आपका अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, दोनों केस होते हैं स्टूडेंट हमारे। तो इंटरेक्टिव फोर्स बोलते हैं हम इसको, दैट फोर्स एक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। जो चार्ज पार्टिकल है हमारे Q1 और Q2 उन दोनों के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट। यहाँ पे जो वर्ड हम मैग्नीट्यूड यूज करते हैं उसका मीनिंग क्या स्टूडेंट, हमारा मैग्नीट्यूड का मीनिंग होता है कि आप कोई भी क्वांटिटी लेके चलो वो हमेशा पॉजिटिव केस में चलेगी आपकी। जैसे हम भाई इसको पॉजिटिव ले लें, इसको नेगेटिव, तो रिजल्ट कैसा स्टूडेंट हमारा नेगेटिव में आएगा ना, तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड ऑलवेज भी ए पॉजिटिव क्वांटिटी देगी हमें। तो यहां से जो एफ है आपका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस मैग्नीट्यूड के एंड इनवर्सली टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। Adding 1 and 2, f is directly Q1 Q2 by RA square. When we remove this directly proportionality, f is equal k Q1 Q2 by RA square. यहाँ पे k जैसे g एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, इसी प्रकार के हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं स्टूडेंट्स हैविंग वैल्यू 9 into 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जो यूनिट है इसके लिए वो क्या होता है स्टूडेंट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे न्यूटन है फोर्स के लिए, मीटर स्क्वायर डिस्टेंस के लिए, कूलम स्क्वायर स्टूडेंट आपके चार्ज के लिए। चार्ज की जो यूनिट है वो कूलम होती है। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने इस इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया था भाई, उसकी पोलैरिटी कैसी होगी, टाइप ऑफ चार्ज क्या होंगी, कॉलम्स लॉ क्या होता है स्टूडेंट, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है। वेक्टर फॉर्म का मीनिंग है यहाँ पे कि जो ये फोर्स लगा है यहां से हम इसकी डायरेक्शन को नहीं बता रहे, क्योंकि इस यूनिवर्स की प्रत्येक दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। अगर हम बात करें एनी टू बॉडी की, लेट ए एंड बी, तो बॉडी ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगी भाई, बी ए के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, बॉडी को वो किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करे। अब जो फोर्स लगाया है वो अट्रैक्शन के लिए लगाया है या रिपल्सन के लिए। हम किसी भी बॉडी को पुश या पुल करते हैं, पुश या पुल क्या कहलाता है स्टूडेंट आपका, वो फोर्स ही तो कहलाएगा। तो ये बॉडी ए है जो बी के ऊपर फोर्स लगा रही है, अब हमें क्या पता इससे कि वो उसको अट्रैक्ट करती है या फिर रिपेल करती है। तो इस केस में चाहे वो अट्रैक्ट करे या फिर स्टूडेंट रिपेल करे, दोनों ही फॉर्म्स में उसने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो उसकी डायरेक्शन बताएगी स्टूडेंट कि वो उसको अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता। मान लो ये इस बी को अपने से दूर धकेल रहा है तो रिपल्सन ऑकर हो गया। अगर वो अपनी तरफ खींच रहा है तो क्या इसके बना स्टूडेंट अट्रैक्शन। तो फोर्स की जो डायरेक्शन बनती है भाई वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या फिर अपने से दूर धकेलेगा, तो वो नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो वेक्टर फॉर्म होती है हमारी वो हमें फोर्स के डायरेक्शन के बारे में बताती है स्टूडेंट, इसलिए हम इसको वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। आपने +1 के अंदर जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स उनके बारे में पढ़ा होगा। स्केलर which have only magnitude, have only magnitude,
केवल मैग्नीट्यूड ऑफ स्टूडेंट जिसमें वेक्टर्स जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ है डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस है डायरेक्शन स्टूडेंट्स। तो जब दोनों चीजें प्रेजेंट हो जाती हैं तो वो चीज क्या कहलाती है आपकी है कि वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेके चले, ये कहें भाई एक गाड़ी जा रही है, काम होने लग रहा है, गाड़ी जाने लग रही है, एक गाड़ी ईस्ट डायरेक्शन में जाने लग रही है, तो इसमें काम के साथ साथ हमने उसकी डायरेक्शन को भी तो बता दिया। अब भाई जो आपके मोमेंट है व्हीकल की वो ईस्ट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन भी हुआ और साथ के साथ उसके डायरेक्शन को भी बता दिया स्टूडेंट। और जब डायरेक्शन भी हो जाती है और वर्क डन भी होगा तो वो कैसी क्वांटिटी आपकी है कि वेक्टर। और जो वेक्टर क्वांटिटी के लिए रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट वो कैसे करते हो, अगर हम कोई एक क्वांटिटी लेके चले लेट ए, अगर सिंपल ए लिखा है हमने तो ये खाली इसका मैग्नीट्यूड है। अगर हम इस ए के ऊपर वेक्टर साइन लगा देंगे, एरो हेड बोलते हैं स्टूडेंट इसको, तीर का जो ये निशान लगाया हमने इसको एरो हेड बोलते हैं। ये आपको डायरेक्शन के बारे में बताएगा, तो ये तो डायरेक्शन होगी, ये आपका स्टूडेंट मैग्नीट्यूड होगा। तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, आपकी डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है स्टूडेंट। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड है आपकी, स्पीड एक आपके स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस प्रकार बहुत से आप एग्जांपल के थ्रू स्केलर्स और वेक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकंड जो चैप्टर पढ़ा था आपने उसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा भाई, कि जब हमें एक सोर्स ऑफ चार्ज के पास एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल लेके आते हैं तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा स्टूडेंट आपका। तो वो जो अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए टेस्ट चार्ज पार्टिकल इन द फील्ड ऑफ अनदर चार्ज पार्टिकल इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके अंदर आपने इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन, ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, ये बातें आप डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। कैपेसिटर क्या होता है आपका, आप आपके डेली लाइफ के अंदर कैपेसिटर्स को देखते भी हो और उसके वर्किंग के बारे में भी जानते हो। कहां देखते हो स्टूडेंट आप कैपेसिटर को, या नहीं देखा? कैपेसिटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। हमारे डेली लाइफ के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हम यूज करते हैं स्टूडेंट, आपके फैन है, इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, टेलीविजन है, रेडियो है स्टूडेंट, वॉचेस हैं, उन सभी के अंदर हम देखते हैं एक चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी होती है। उस चार्ज स्टोर करने के लिए जिस डिवाइस को आप यूज करते हो स्टूडेंट वो आपका क्या कहलाता है कि कैपेसिटर कहलाता है। ए डिवाइस यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज ए कैपेसिटर। और उसकी जो एबिलिटी है स्टोर करने की जो कैपेसिटी है स्टूडेंट वो क्या कहलाती है उसके लिए कैपेसिटी। द एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसको जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर किया जाता है तो वो क्या कहलाएगा आपका कैपेसिटर कहलाता है स्टूडेंट। आपने हमारे घरों के अंदर जो ये फैन लगे हुए स्टूडेंट, आपके जो इलेक्ट्रिक मोटर में आपने देखा होगा सेल लगा होता है ना व्हाइट कलर का,
या सिल्वर कलर का आपने देखा होगा सेल जो जैसे अपने इस फैन के अंदर लगा हुआ स्टूडेंट ये, तो ये क्या आपका है कि कैपेसिटर कहलाता है, जिसको हमें कंडेंसर के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट। जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करने वाले होते हैं स्टूडेंट, उनके पास पाए जाते हैं। मोस्टली आजकल जो हम कैपेसिटर यूज करते हैं वो लिक्विड कैपेसिटर यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के अंदर हम पढ़ेंगे इस चीज को। भाई जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारा, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है हमारा, उनके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। तो कैपेसिटर के अंदर सबसे पहले जब एक कंडक्टर को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर पुट करोगे स्टूडेंट, तो वो कैसा बिहेवियर करेगा। तो फर्स्ट आर्टिकल स्टूडेंट हमारा बिहेवियर ऑफ ए कैपेसिटर या कंडक्टर ऑफ ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। Behavior of a conductor in electrostatic field मीन्स अगर हम एक कंडक्टर को एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर पुट करें स्टूडेंट, तो वो कैसा बिहेवियर शो करेगा। उसके लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे चेक करेंगे। भाई उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसके आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पे बताएंगे स्टूडेंट। तो फर्स्ट जो पॉइंट हमारा वो है हमारा नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज ए जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो। कितना स्टूडेंट हमारा वो जीरो होता है। ये बात हमने चेक करनी है कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके एक कंडक्टर को लेके चले तो उसके इंटीरियर पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो जीरो होगी स्टूडेंट। लेट ए बॉडी, अगर हम कोई भी एक बॉडी लेके चले, ये स्टूडेंट हमने पुट ए कंडक्टिंग बॉडी है हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट करें स्टूडेंट, दिस E नॉट, ये होगा स्टूडेंट हमारा, ये वो आपके कंडक्टिंग बॉडी है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने जब इस कंडक्टिंग बॉडी को पुट किया तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे स्टूडेंट हमारे, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। और वो फोर्स कितना आया, F इज इक्वल माइनस कैपिटल E। जैसा कि आपने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल होता है स्टूडेंट आपका F बाई क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल F बाई क्यू नॉट। तो यहां से F किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, इस साइड उठा लो इसको, तो F इज इक्वल क्यू नॉट इनटू में E। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के केस में हम इस क्यू नॉट जो कि चार्ज को रिप्रेजेंट किए हुए, किससे रिप्रेजेंट करें स्टूडेंट आपका, F इज इक्वल टू माइनस E से।
तो जो एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारा -E इंटू में कैपिटल E हो जाएगा। अब इस फोर्स के साथ आपका वो जो इलेक्ट्रॉन था वो एक्सेलरेट हुआ स्टूडेंट, मूव करना स्टार्ट कर गया। लेट सरफेस A, लेट A B and the electrons move in the direction opposite to the direction of applied field। जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी यहाँ पे, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है विद दिस फोर्स, इस फोर्स के कारण इस अप्लाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारा इसके अपोजिट इन डायरेक्शन होगी इसमें, ये इसकी डायरेक्शन। तो यहां से जब इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन आपके मूव करना स्टार्ट करेंगे तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करेगी, और जब इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करेगी तो कैसा चार्ज एक्वायर करेगी स्टूडेंट आपकी, पॉजिटिव। तो सरफेस ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब वो इलेक्ट्रॉन सरफेस बी की तरफ आने लग रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रही है, तो कैसा चार्ज आ जाएगा आपका, नेगेटिव। तो ऑन द सरफेस ए पॉजिटिव एंड ऑन द सरफेस ए बी नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है जिसको हम स्टूडेंट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जो यहाँ पे ये चार्ज बढ़ा है इसको इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं हम, इंड्यूस्ड चार्ज। जो प्लेट ए यानी कि सरफेस ए के ऊपर और जो सरफेस बी के ऊपर चार्ज डेवलप हुआ स्टूडेंट इसको हम इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। और इस इंड्यूस्ड चार्ज के कारण जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया EP बोलते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट EI भी लिख सकते हो आप इसको, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी ये डायरेक्शन होगी। और जो अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड था स्टूडेंट उसकी ये डायरेक्शन होगी, और जो ये अमाउंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इसके इंटीरियर पार्ट में जो है उसके इक्वल होता है, यानी कि जितना अप्लाइड फील्ड था उतना ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो और डायरेक्शन दोनों की कैसे स्टूडेंट अपोजिट है, तो रिजल्ट कितना है हमारा, नेट वैल्यू E नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बने स्टूडेंट फिर आपका 0, क्योंकि जितना इस डायरेक्शन में है इतना इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो सेम अमाउंट है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे स्टूडेंट, वो कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करते हैं तो नेट रिजल्ट वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0 आ जाएगी स्टूडेंट। यही हमारे प्रॉपर्टी है इसकी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज ए 0। क्लियर स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम? अगर हम एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर एक कंडक्टर को पुट करते हैं तो उसके अंदर बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपके एक्सटर्नल फील्ड में एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, ये वो फोर्स है जिसके कारण ये मूव करना स्टार्ट करेंगे, एक्सेलरेट हो जाते हैं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे इसमें। तो जब यहां से ये मूव करेंगे तो इस सरफेस ए के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, बी के ऊपर आपका नेगेटिव। दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन सरफेस ए एंड बी इज नोन एज ए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। और जो फील्ड क्रिएट होगा इस चार्ज के कारण वो क्या कहलाएगा आपका, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कि अमाउंट में इस एक्सटर्नल चार्ज फील्ड के सेम होता है स्टूडेंट। तो नेट वैल्यू कितनी हुई, अमाउंट तो सेम हो गया, डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा 0। तो लिखोगे कैसे स्टूडेंट इसको, लेट ए कंडक्टर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स placed in an external electric field
ये हमने एक कंडक्टर लिया स्टूडेंट जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थे, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट कर दिया। जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस ए फोरस, कितना F इज इक्वल माइनस कैपिटल E with this force the electrons moves in direction opposite to external field, opposite to E. So positive charge is developed on surface A and negative charge is developed on surface B. This charge is known as, किस नाम से जानेंगे स्टूडेंट हम इस चार्ज को? दिस चार्ज इज ए नॉन एज ए इंड्यूस्ड चार्ज, इसको हम इंड्यूस्ड चार्ज बोलेंगे। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, सो एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक field is set up due to this charge, which is equal in amount but amount तो सेम है स्टूडेंट, बट अपोजिट ए डायरेक्शन टू ए नॉट। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। तो क्या होगा स्टूडेंट, हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, उसके अंदर जीरो आ जाएगा। ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट कि जब हम एक कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट करते हैं तो उसके ऊपर उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू है वो कितनी बनती है स्टूडेंट, जीरो बनती है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि अब तो हमने इंटीरियर फेस के अंदर देख लिया। अगर हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी लेके चले भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड just outside of a conductor is perpendicular to its surface। भाई अगर हम बात करें एक कंडक्टर के लिए तो उसकी आउटर डायरेक्शन अगर लेके चले, आउटसाइड सरफेस जब लेके चलते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी स्टूडेंट हमारी वो कैसी आएगी, उसके परपेंडिकुलर इन्हें डायरेक्शन होती है स्टूडेंट हमारी। अगर हम बात करें किसी भी बॉडी के लिए, ये हम एक बॉडी लेके चल पड़े स्टूडेंट,
इस बॉडी की सरफेस के ऊपर, यहां पे मान लिया भाई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E विच इज नॉट परपेंडिकुलर। हम अज्यूम करके चल पड़े कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस इस कंडक्टर के आउटर सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो इसके साथ एक एंगल सबटेंड करके लेट एट एन एंगल ए थीटा। तो ड्यू टू दिस एंगल थीटा द इलेक्ट्रिक फील्ड E रिजॉल्व इन ए टू कंपोनेंट्स। एक तो ये आ गया हमारा टेंजेंशियल टू द सरफेस दैट इज E cos थीटा। सेकंड स्टूडेंट इसके नॉर्मल लेट दिस n। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E cos थीटा में लाई कर गया और ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो परपेंडिकुलर नहीं है। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस can only have a normal component and no tangential component। अब अगर हम बात करें टेंजेंशियल केस में, सरफेस के ऊपर कोई करंट नहीं है स्टूडेंट, एज देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट ऑन द सरफेस। अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट? 0। एज there is no electric current on the surface of a conductor। so जो टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो कैसा होगा स्टूडेंट हमारा? 0। दैट इज अगर 0 है तो आपका E cos थीटा इज इक्वल स्टूडेंट आपका 0। ये है टेंजेंशियल केस। तो ये कैसा ले लिया हमने? 0 के इक्वल दे दिया। अब यहां से आपका E इज नॉट इक्वल टू 0 स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 नहीं हो सकता। तो कंडीशन किसके लिए रही? 0 होने की। cos थीटा इज इक्वल 0। और किस एंगल के ऊपर cos हमें 0 वैल्यू प्रोवाइड करता है? दैट इज थीटा इज इक्वल 90 डिग्री। थीटा 90 है तो इसका मीनिंग कहां पे लाई कर गया भाई? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इट हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड of a conductor is perpendicular to its surface। perpendicular to its surface क्योंकि जो टेंजेंशियल फॉर्म स्टूडेंट है वो तो क्या ले लिया हमने? 0 बन गई इसकी। तो रह गया कंडीशन किसके ऊपर हमारा? नॉर्मल केस के ऊपर। तो हमने देखा E cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमारा E 0 नहीं हो सकता। अगर E 0 नहीं हो सकता तो फिर पॉसिबिलिटी किसके लिए है? cos थीटा के लिए। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब किस एंगल के ऊपर आपका cos 0 वैल्यू प्रोवाइड करता है हमें? वह थीटा इज इक्वल टू 90। दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90। और थीटा 90 का मीनिंग क्या है यहाँ पे? कि ये जो एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, 90 हो गया तो सरफेस के कैसा हो गया? वो परपेंडिकुलर हो गया। मींस टेंजेंशियल फॉर्म में वो लाई नहीं करता। किस फॉर्म में लाई करेगा भाई? फिर वो परपेंडिकुलर फॉर्म में। यही बात इसने हमसे पूछ रखी है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जस्ट आउटसाइड कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। नेक्स्ट आता स्टूडेंट हमारा जो नेट चार्ज है इन द कंडक्टर इज 0। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था, अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे भाई। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी नेट चार्ज इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज 0।
कितना होगा स्टूडेंट हमारा 0 होता है। इस चीज को हमने प्रूव करना है। आपने थर्ड चैप्टर के अंदर स्टूडेंट गॉस थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो क्या थी स्टूडेंट आपकी गॉस थ्योरम, पता है किसी को? जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारा ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times to the charge spread on its a surface in a vacuum, that is E dot ds over a closed surface is equal Q by epsilon a naught. This is the electric flux E dot a ds over a closed surface is equal स्टूडेंट हमारा 1 by epsilon naught, क्योंकि हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं भाई 1 by epsilon naught इनटू में क्यों लिख दिया? तो जो हमारी स्टेटमेंट है वो यही बताती है कि जो सरफेस के ऊपर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होता है वो कितना है भाई 1 by epsilon naught times to the charge spread on its surface, that is E dot a ds. अब जो इंटीरियर पार्ट है हमारा, अब हमने यहाँ पे पढ़ा था जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज ए 0 एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर is 0, that is E is equal a 0. अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 स्टूडेंट तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0 0 is equal Q by epsilon a naught, that is Q is equal by 0. तो जो नेट चार्ज है इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर वो कितना हो जाएगा आपका 0 बन जाएगा भाई। तो Q is equal a 0. This is the third a property. नेक्स्ट तो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट हमारी जो हमारा चार्ज है रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। अब हमने यहाँ पे चेक कर लिया भाई इंटीरियर में चार्ज कितना आ गया 0 बन गया। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो ये बता रही थी अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब क्या है वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज भी है। तो जो फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी वो क्या बनाओगे यहां से इलेक्ट्रिक चार्ज resides on the surface of a conductor। कहां पे लाइक रहेगा स्टूडेंट सरफेस के ऊपर, क्योंकि थर्ड प्रॉपर्टी से हमने ये डिस्कस कर दिया अब भाई इनसाइड में चार्ज 0 है और सेकंड प्रॉपर्टी ने आपको ये बता रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना वो आउटर सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इट मींस अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज भी तो है। किसके कारण बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज। इट मींस चार्ज रेजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट हमारी भाई जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। जो सरफेस के ऊपर चार्ज आ गया हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन may be different at a different point। अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर उसकी वैल्यू स्टूडेंट कैसी होती है हमारे डिफरेंट होती है। दैट इज और ये किससे दी जाएगी है भाई आपकी E इज इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन ए नॉट। यहाँ पे हमारा सिग्मा क्या है चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट क्या स्टूडेंट हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी।
तो ये सरफेस के ऊपर है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाती है स्टूडेंट हमारी, तो इसलिए हम इसको कॉमनली सरफेस चार्ज डेंसिटी के नाम से भी जान लेते हैं। तो ये हमारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। जब आप कहेंगे कंडक्टर एक्सटर्नल फील्ड के अंदर पुट किया जाता है तो वो कैसा बिहेवियर शो करेगा, तो इन प्रॉपर्टीज को हमने ध्यान में रखते हुए आगे जो आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटर का जो चैप्टर है ये इसके बारे में डिस्कस करना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है हमारा वो आएगा भाई इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। हाँ तो स्टूडेंट्स आपका जो मैंने बताया था आपको भाई एक कैपेसिटर के बारे में, जो ये सेल जिसको आप नॉर्मली बोल दें भाई जो हमारे इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक फैंस के अंदर जो ये व्हाइट या सिल्वर कलर का जो सेल दिखाई दे रहा है ना, जैसे आपके इस फैन के अंदर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट आपको, तो ये क्या है कि कैपेसिटर कहलाता है, या जिसको आप कंडेंसर भी बोल देते हो स्टूडेंट। इसका काम क्या होता है भाई, जो चार्ज हम इसको प्रोवाइड करेंगे ना, जैसे हमने स्विच ऑन कर दिया तो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर थे हमारे दैट इज इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ से मूव करेंगे वायर के थ्रू और इसमें जाके वो स्टोर होना स्टार्ट कर देंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होंगे, जिसको हम आगे यूटिलाइज करेंगे इसको रोटेट करने के लिए, भाई इलेक्ट्रिक फैंस को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए इनका यूज किया जाता है स्टूडेंट हमारा। तो जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी, एक एबिलिटी टू मेजर द चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज नोन एज ए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। द measure of ability of a capacitor to store the electric charge in form of electrical energy is known as electrical capacitance। अब जितना हम चार्ज प्रोवाइड करते जाएंगे ना तो उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप होता जाएगा। वह a capacitor when charge is stored in the capacitor, electric potential is developed या set, यानी कि जितना वो चार्ज स्टोर करता जाएगा उतना ही इलेक्ट्रिक के पोटेंशियल इंक्रीज कर सेटअप होता जाएगा। अब जितना हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का अमाउंट भी क्या करता जाएगा स्टूडेंट आपका इंक्रीज करता जाएगा। दैट इज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्यों यहाँ पे चार्ज, V आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जितना चार्ज उसके प्लेट्स के ऊपर आप प्रोवाइड करते जाओगे उसके प्लेट्स के बीच में उतना ही पोटेंशियल इंक्रीज करता जाएगा। दैट इज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। व्हेन वी रिमूव दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन, Q इज इक्वल टू CV।
यहाँ पे जो सी है स्टूडेंट आपका वो क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, तो C इज इक्वल क्या है स्टूडेंट आपका, Q बाई V। C इज इक्वल Q बाई V। अगर हम बात करें भाई जो पोटेंशियल सेटअप हुआ है, अगर वो 1 वोल्ट का हो तो इफ V इज इक्वल 1 वोल्ट, तो यहां से C किसके इक्वल आ जाएगा आपका, Q के। अगर हमने यहां से जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो 1 वोल्ट का मान लिया भाई, तो जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस आपका वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से Q के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से आप इसको डिफाइन कर सकते हो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को। हेंस इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज इक्वल टू, किसके इक्वल है स्टूडेंट हमारा, इज इक्वल टू चार्ज stored in it. Hence electrical capacitance of a capacitor is equal to charge stored in it when 1 volt of potential increases। जब हमें उसके पोटेंशियल को कितना इंक्रीज करें स्टूडेंट, 1 वोल्ट तक सेटअप करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तब जो हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस सी वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, Q के इक्वल आ जाएगा यहां से। तो यहां से आप इसके यूनिट डिराइव करोगे भाई, कैसी आपकी क्वांटिटी है, क्या इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला है, वो चीजें चेक करेंगे हम इसके लिए। तो चार्ज के अकॉर्डिंग है, चार्ज आपके एक स्केलर क्वांटिटी है स्टूडेंट, तो चार्ज स्केलर है तो ये भी कैसी क्वांटिटी होगी, एक स्केलर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो डेवलप हो जाएगा एक बॉडी के ऊपर, इट हैव ए नो डायरेक्शन, सो इट इज ए स्केलर। तो इसके लिए यूनिट निकालो स्टूडेंट, यहां से चार्ज है, चार्ज के लिए होती है इट्स SI यूनिट, बनाओ भाई। चार्ज के लिए कूलाम होती है तो 1 कूलाम अपॉन पोटेंशियल के लिए भाई वोल्ट, तब कैपेसिटेंस के लिए क्या हो जाएगी, फैराड, फैराड FARAD। तो जो हमारी SI यूनिट स्टूडेंट कैपेसिटर की वो क्या होती है, फैराड होती है। तो इसको आप 1 फैराड कब बोलोगे भाई, 1 फैराड, 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। अगर हमें 1 कूलाम चार्ज प्रोवाइड करके पोटेंशियल को 1 वोल्ट तक राइज अप कराते हैं, तो जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना कहलाएगा स्टूडेंट आपका, 1 फैराड कहलाएगा। तो डिफाइन करो यहां से, द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फैराड। इसको हम 1 फैराड कहेंगे कब भाई, वह 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल इज सेटअप by passing a charge of a 1 कूलम। चार्ज है जो आपका वो 1 फैराड कहलाएगा कब, जब हमें उसके सिरों के बीच 1 वोल्ट का पोटेंशियल सेटअप कर दे। कैसे, बाय पासिंग ए चार्ज ऑफ ए 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज पास करके 1 वोल्ट का जब पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा, तब उसका जो कैपेसिटेंस है 1 फैराड कहलाएगा। ये तो इसके लिए SI यूनिट है स्टूडेंट। जो हमारे स्मॉलर यूनिट्स हैं जैसे माइक्रो फैराड, 1 माइक्रो फैराड, तो माइक्रो किसके इक्वल होगा, 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6 से फैराड F।
नैनो फैराड, 1 नैनो फैराड, तो 10 की पावर माइनस से 9 फैराड स्टूडेंट। 1 पिको फैराड, 10 की पावर माइनस से 12 फैराड। आप इस पिको को 1 माइक्रो फैराड भी लिख सकते हो स्टूडेंट, क्योंकि डबल माइक्रो हो गया। माइक्रो की वैल्यू कितनी है हमारी, 10 की पावर माइनस से 6 है। फिर अनदर माइक्रो के लिए भी क्या आ जाएगी, 10 की पावर माइनस से 6 हो जाएगी, तो 10 की पावर माइनस 12 फैराड। ये स्टूडेंट हमारी स्मॉलर यूनिट, क्योंकि जो हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इसमें आगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आएगा भाई आपका। जब जैसे यहाँ पर तुम एक सिंगल कैपेसिटर के लिए बात कर रहे हैं, जब एक से ज्यादा कैपेसिटर आप लेके चलोगे तो उनको आप कंबाइन करोगे, और कॉम्बिनेशन के 2 वेज है हमारे, इन सीरीज फॉर्म एंड इन ए पैरेलल फॉर्म। तो उसके लिए हम फार्मूले डिराइव करेंगे, तो वहां पे मोस्टली आपको जो रिजल्ट निकालना होगा या गिवन होगा वो माइक्रो के अंदर स्मॉलर यूनिट में प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो हम स्मॉलर यूनिट इसके लेके चलेंगे माइक्रो फैराड। 1 माइक्रो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट हमारा, 10 के पावर माइनस से 6 फैराड की। 1 नैनो, 1 पिको को आप माइक्रो फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये आपके +1 के अंदर में जो एब्रेशन आई थी हमारी, उसके अंदर आई थी वैल्यूज भाई। अब इसके लिए आप इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हो, यहां से निकालेंगे स्टूडेंट हम इसका डायमेंशनल फार्मूला। its dimensional formula। स्टूडेंट आपने जो डायमेंशनल फार्मूलेज थे +1 के अंदर आए थे, और वहां पे आपको बताया भी गया था कि जो डायमेंशनल फार्मूले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एक हर क्लास में, हर यूनिट में, मोस्टली हर चैप्टर के अंदर इन डायमेंशनल फार्मूले का यूज आएगा। चाहे आप हायर कितना ही फर्दर क्लासेस के अंदर डिस्कस करोगे, वहां पे आपको डेरिवेशन नहीं आएंगे, आपको डायरेक्ट पुट करने होंगे, इसलिए आपने याद रखने होते हैं ये। इसके लिए आपका कोई बेसिक फार्मूला नहीं है, सिर्फ हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, लेंथ और टाइम, उनको याद रखना स्टूडेंट, उनके रिप्रेजेंटेशन को याद रखना है। जैसे यहाँ पे जो हमने फार्मूला निकाला एज C इज इक्वल, क्या था हमारा फार्मूला, Q/V। अब जो V पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या होता है स्टूडेंट, वर्क अपॉन चार्ज। तो C इज इक्वल Q/W/Q हो गया। V इज इक्वल, क्योंकि वर्क डन जो है हमारा वो होता है पोटेंशियल इनटू में चार्ज। W इज इक्वल V इनटू में Q, वर्क डन इज इक्वल पोटेंशियल इनटू में चार्ज। तो यहां से V को निकालोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका, W/Q, तो ऊपर चला जाएगा, तो C इज इक्वल Q²/W/। अब Q चार्ज है, चार्ज किसके इक्वल होता है, एज इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल होता है Q/T। इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल Q/T। तो यहां से Q किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट हमारा, I इनटू में T। और एक जो I इलेक्ट्रिक जो करंट है हमारी, वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसके लिए डायमेंशनल फार्मूला एम्पियर A से रिप्रेजेंट किया गया था आपका। तो A टाइम के लिए T, तो क्या आ जाएगा, C इज इक्वल बाई Q² है, तो A²T² बाई वर्क डन क्या होता है स्टूडेंट आपका, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। W इज इक्वल टू 4S इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है आपका। अब फोर्स के लिए क्या है आपका, M1 L1 T - A 2 स्टूडेंट।
इनटू में डिस्प्लेसमेंट के लिए L, तो क्या हो जाएगा भाई ये m L2 t माइनस a 2। इसको ऊपर लेके जाओगे आप तो c इज इक्वल भाई क्या आ जाएगा c का ऊपर लेके जाओ पावर कैसे हो जाएगी माइनस की, तो m माइनस 1 L को ऊपर लेके गए माइनस 2 t को ऊपर लेके जाओ यहाँ से माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस ये है तो t की पावर है 4 a की पावर है 2। तो जो डायमेंशनल फार्मूला स्टूडेंट वो क्या आ जाएगा c इज इक्वल m माइनस 1 L माइनस 2 t 4 a 2, ये इसका डायमेंशनल है फार्मूला। अब जो अनदर यूनिट्स होती हैं स्टूडेंट्स हमारे स्टेट फैराड एम फैराड वो लेके चलते हैं, जैसे ये हमने एसआई केस में पढ़ी है। इसी प्रकार ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक के यूनिट बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के यूनिट ऑफ कैपेसिटर ESU दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या है स्टूडेंट हमारे 1 स्टेट फैराड। तो 1 स्टेट फैराड क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका 1 स्टेट कूलम अपॉन 1 स्टेट वोल्ट। ये केस हो गया स्टूडेंट। अब जो 1 स्टेट कूलम होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट हमारा 1 फैराड इज इक्वल होता है हमारा भाई, यानी कि जो स्टेट फैराड है और ये हमने सिंपल जो फैराड वैल्यू है उसके अंदर रिलेशन बताना है, तो 9 इंटू 10 की पावर 11 स्टेट फैराड। तो आपका जो 1 फैराड है वो किसके इक्वल आएगा भाई 9 इंटू 10 की पावर 11 स्टेट फैराड। एक होती है भाई जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पढ़ी है, इसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। दैट इज EMU। तो 1 EMU क्या कहलाएगा स्टूडेंट हमारा 1 एब फैराड इज इक्वल, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई 1 एब कूलम अपॉन भाई 1 एब वोल्ट। और जो 1 फैराड है हमारा वो किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट आपका 1 फैराड इज इक्वल आ जाएगा हमारा 1/10 की पावर 9 1/10 की पावर 9 एब फैराड। जैसे हमने एसआई केस में फार्मूले निकाले थे इसके लिए फैराड, फिर हमने माइक्रो फैराड, मिली फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड से रिप्रेजेंट किया था। इसी प्रकार जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्टूडेंट हमारी ESU केस में इसको स्टेट फैराड के से रिप्रेजेंट किया जाता है। और 1 फैराड इज इक्वल होता है हमारा 9 इंटू 10 की पावर 11 स्टेट फैराड। कई बार ना ऑप्शन टाइप में या 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 फैराड एंड ए स्टेट फैराड। 1 फैराड और ए स्टेट फैराड में क्या रिलेशन है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन 1 फैराड एंड ए स्टेट फैराड। क्या रिलेशन है स्टूडेंट हमारा, हम यहां से बताएंगे 1 फैराड इज इक्वल कितना हो गया 9 इंटू 10 की पावर 11 स्टेट फैराड होता है। अगर हम ये तो केस होगा भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में,
अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केस में व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटर इन केस ऑफ ए इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो क्या लिखोगे भाई यहाँ पे स्टेट फैराड। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई इन केस ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केस में क्या हो जाएगी वो हमारी EMU दैट इज एब फैराड। और 1 एब फैराड और फैराड में क्या रिलेशन है भाई, तो 1 फैराड इज इक्वल 10 की पावर 9, 1/10 की पावर 9 एब फैराड। तो जो हमने यहाँ से फार्मूला निकाला था, तो इस केस में भाई C के ऊपर इस Q और V की वेरिएशन का क्या इफेक्ट पड़े, या जिसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए V एंड ए Q। V और Q की रिप्रेजेंटेशन भाई यहां पे हमने V ले दिया, यहां पे हमने Q को रिप्रेजेंट किया। 2 डायमेंशन केस में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट। अब देखो, अगर हम कैपेसिटर को कोई चार्ज ना दें, मींस अगर हम इस स्विच को ऑन नहीं करें, तो क्या हमारा जो फैन है वो रोटेट करेगा? मींस क्या हमने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की है? और जब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलेगी क्या आपका फैन रोटेट कर पाएगा? इट इज नॉट ए पॉसिबल। ये कब रोटेट होगा? जब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? जब आपका चार्ज स्टोर होगा इसके अंदर। और चार्ज कब जाएगा भाई? जब स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रॉन आपके मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो इनिशियल कंडीशन पे Q की वैल्यू कितनी है? 0। और यहां से हमने पढ़ा था एज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जो Q है V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट हमारा। अब Q का अमाउंट 0 है तो V का अमाउंट भी कितना है यहाँ पे? 0 होगा। अब एज द वैल्यू ऑफ Q इंक्रीजेस, आप जितना Q की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे डायरेक्टली V की वैल्यू भी क्या करती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। तो जो ग्राफ है वो क्या जाएगा? लीनियर केस में। This is the graphical representation of a V and a Q। अब जो Q और V के अंदर वेरिएशन आया स्टूडेंट, उसका इसके इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के ऊपर कोई इफेक्ट होगा? Is there any effect on the electrical capacitance in variation of a V and a Q? अगर हम Q और V के अंदर कोई वेरिएशन करते हैं तो क्या उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के ऊपर इफेक्ट आएगा स्टूडेंट और नॉट? नो। वाही क्यों नहीं आता भाई? देखो, अगर Q जिस रेशो में बढ़ रहा है उसी रेशो में तो V का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है। यहां से जो हमने ला निकाला है वो क्या है? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। जितना चार्ज आप देते जाओगे उसी रेशो में आपका V बढ़ता जाएगा। तो अमाउंट तो सेम रहा ना, जो रेशो आएगा वो तो सेम रहा। इट मींस C इज नॉट ए वेरी, C वेरी नहीं करेगा आपका यहाँ से, दैट इज ए रिमेन्स ए कांस्टेंट भाई। तो ये था भाई आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इसकी यूनिट, इसका डायमेंशनल फार्मूला, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके डिफरेंट टाइप के यूनिट्स स्टूडेंट। तो यहां से हम आगे इसके जो कैपेसिटर है उसकी जो टाइप आई थी भाई, जो नेट चार्ज है उसका सिंबल क्या होगा, उसकी टाइप क्या होंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। कहां पे आप इसको यूज करते हो, तो इसके सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या दोगे भाई? इट्स सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। एक कैपेसिटर को स्टूडेंट 2 पैरेलल लाइन के अंदर ही रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर एक सेल की रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा होगा स्टूडेंट। ये एक लॉन्गर लाइन होती है, एक शॉर्टर लाइन होती है। जो लॉन्गर लाइन है ये पॉजिटिव चार्ज है, शॉर्टर नेगेटिव चार्ज है आपका। तो इस केस में जो दोनों लाइंस पैरेलल जो लाइन हमारी सेम हाइट की होती है,
इसको हमें कैपेसिटर के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। अब जो हमारी फिगर है, इस फिगर के बेस के ऊपर कैपेसिटर दो टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिगर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। क्या हो जाएंगे स्टूडेंट हमारे? एक तो ये है, एक ये होते हैं स्टूडेंट। ये जो कैपेसिटर की रिप्रेजेंटेशन है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट हम फिक्स्ड कैपेसिटर। और जब हमने इसके अंदर एरो हेड लगाया है तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट वेरिएबल कैपेसिटर। तो इसकी टाइप के जो सिंबल है उस बेस पे दो टाइप का हो गया हमारा। एक फिक्स्ड कैपेसिटर जिसकी जो कैपेसिटी है वो फिक्स रहती है, एक वेरिएबल। जब हम इसके अंदर से यूं एरो हेड लगाएंगे तो ये क्या जाएगा आपका, एक वेरिएबल कैपेसिटर हो जाएगा स्टूडेंट। और एक वर्किंग बेस के ऊपर इसकी टाइप 3 टाइप होते हैं स्टूडेंट हमारी। इट इज ऑफ ए 3 टाइप्स। वो 3 टाइप कौन सी हमारी? फर्स्ट है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेकंड आपका स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, थर्ड है आपका सिलेंड्रिकल। तो 3 टाइप होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। यूज स्टूडेंट आप इसको कहां पे यूज करते हो? इन फैंस, जो हमारे फैंस हैं, इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर यूज करते हो। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक जो प्लेट होती है उनके अंदर भाई। तो डिफरेंट टाइप के ये यूजेज हैं स्टूडेंट इसके। तो यहां तक आपने करना है कैपेसिटर को। थैंक यू।